नमस्कार साथियों, बच्चों कैसे हो, कैसी चली तैयारी। अब चल रहे हो उल्टी गिनती की तरफ और ऑलमोस्ट तैयारी तो हो ही गई होगी। अब तो रिवीजन चल रही है। चलिए चलते हैं हम आज एक और प्रश्नोत्तरी के साथ, पीजीटी हिंदी और टीजीटी हिंदी के प्रीवियस पेपर के साथ मुख्य मुख्य प्रश्नों की बात करेंगे, चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक और आप साथ साथ चलते रहिए, आपको भी याद होते रहेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, शारदीय नाटक के नाटककार कौन है, यानी कि शारदीय किसका नाटक है। अब ये देखिए, ये हमारे जगदीश चंद्र माथुर का है, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है यहाँ पे, जगदीश चंद्र माथुर जी का ही है। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या कहता है हमारा, दूसरा प्रश्न कहता है अंधा कुआं के रचनाकार कौन है। अंधा कुआं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का है। अंधा कुआं, ध्यान देना, एक लक्ष्मी नारायण भारद्वाज भी नाम दिया हुआ। आप अगर लक्ष्मी नारायण ही पढ़ोगे तो कई बार गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हमें ये चीज ध्यान से करनी है, लक्ष्मी नारायण लाल का है ये। उसके बाद अगला है हमारा प्रश्न, लहरों के राजहंस, कई बार आ चुका, ये तो याद ही हो गया होगा हमें। लहरों के राजहंस किसकी रचना है, मोहन राकेश की, ए ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। देखिए, यदि हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पर दिनकर को मिला, पंत को मिला, गे को मिला, और आपने को मैंने एक बार पहले भी बताया था कि पंत जो थे वो ऐसे थे, सुमित्रानंदन पंत, जिनको सबसे पहला हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ मिला था, 1968 में मिला था इनको पहला, सितंबरा पे। तो ये ध्यान देना। बाकी दिनकर को भी मिला, गे को भी मिला है, लेकिन सुरेंद्र वर्मा को नहीं मिला। तो ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन इसका डी यही रहेगा, सुरेंद्र वर्मा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, रस मीमांसा नामक नाटक आलोचना पुस्तिका के लेखक का नाम बताइए। आचार्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रस मीमांसा कई बार आ जाती है, कई बार पेपर में पूछी जाती है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है हमारा, कैदी की पत्नी कृति के लेखक का नाम बताइए, किसकी रचना है। रामवृक्ष बेनीपुरी की है, बिल्कुल ठीक है, कैदी की पत्नी रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने अलग अलग विधाओं पर लेखनी चलाई है। कैदी की पत्नी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो है कहानी है, उसमें एक जो कैद में होता है, जो भी चाहे वो किसी भी तरह से जाए, उसकी पत्नी की वेदना को उकारा है। रुपया तुम्हें खा गया, रुपया तुम्हें खा गया, एकांकी के लेखक का नाम बताइए। भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, राजीव सक्सेना, विनय रंजन। तो ये 7वां प्रश्न जो है, इसका लेखक का नाम भगवती चरण वर्मा है, उनका है ये एकांकी, रुपया तुम्हें खा गया। उसके बाद अगला देखिए, हिंदी का सबसे पहले गीति नाट्य कौन सा है। अब यहाँ पर जो गीति नाट्य दिए उनमें से अगर बात करें तो सबसे पहला गीति नाट्य करुणालय है, जो सी ऑप्शन रहेगा हमारा, 8वां प्रश्न। उसके बाद अगला लगा लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, 9वां प्रश्न, चितंबरा के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत, बिल्कुल ठीक है, पंत चितंबरा पंत की रचना है। उसके बाद अगला देख लीजिए, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है। अब देखिए, नवीन रिपोर्टाज की यदि हम बात करें, हिंदी में जो है रिपोर्टाज की परंपरा, नवीन रिपोर्टाज एक नवीन विधा है, इसलिए नवीन लगा दिया इसके साथ। रिपोर्टाज की परंपरा की यदि हम बात करें, नवीन विधा आना था यहाँ पे। रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है, ये हमारी एक, पहले भी मैंने आपको रिपोर्टाज की जब परिभाषा दी थी पिछले किसी वीडियो में, तब मैंने बताया था रिपोर्टाज वैसे होता क्या है, इंग्लिश में जिसे रिपोर्ट कहते हैं उसी तरह का होता है। तो लक्ष्मीपुरा जो है, ए आएगा इसका ऑप्शन 10वें का। और ये रिपोर्टाज जो था लक्ष्मीपुरा, ये था शिवदान सिंह चौहान का, अगर आप ये भी देखना चाहो, क्योंकि शिवदान सिंह चौहान जो है वही माने जाते हैं रिपोर्टाज के प्रणेता हिंदी में, उन्होंने ये लिखा था, शिवदान सिंह चौहान ने। तो ये जो है लक्ष्मीपुरा था, और ये सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, पंत का पत्र होता था रूपाब, उसमें प्रकाशित हुआ था 1938 को। तो ये नई परंपरा थी, यानी कि हिंदी में पहले रिपोर्टाज नहीं लिखे जाते थे, शिवदान सिंह चौहान को इसका श्रेय जाता है। तो आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आती है। जूठन किसकी रचना है, ये आ जाती है या पूछ ली जाती, किस विधा के अंतर्गत आती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, वाह नहीं होता वाह होता है, ये थोड़ा सा शुद्धिकरण की दृष्टिकोण से बता रही हूँ मैं आपको, वाल्मीकि इनकी रचना है, ये बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। उसके बाद अगला देख लीजिए, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, कविनाथ गोपीराज की जीवनी है ये मनीषी की लोक यात्रा, ये सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका, 12वां प्रश्न हमारा। उसके बाद अगला 13वां प्रश्न पर देखिए, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है, यशपाल जी की कृति है, लोहे की दीवार के दोनों ओर। ये जो है यशपाल जी ने भारत पाक विभाजन पर बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। तो उसके बाद जंगल के जीव
कृति के लेखक कौन है आपको पता है? हमारा हिंदी साहित्य में जो है वो जंगल या शिकार साहित्य को देने वाले का नाम एक ही है और वो श्री राम शर्मा। तो जंगल के जीव शिकार पर आधारित है ये भी इनका, तो ये श्री राम शर्मा का ही है। उसके बाद अगला देख लीजिए, अर्ध कथानक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी है, अब फिर आई है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखना। ये जो है ना अर्ध कथानक किसकी रचना है? आत्मकथा है। और किसकी दास आ जाए तो बनारसी दास गुप्ता की, ये तो बी आ जाएगा हमारा। अर्ध कथानक क्यों है ये भी मैंने एक वीडियो में डिक्टेट करा था। जैन धर्म के अनुसार एक व्यक्ति की उम्र जो है वो 110 साल होती है और जिस समय बनारसी दास जी ने अर्ध कथानक लिखी है आत्मकथा, उस समय उनकी उम्र 55 साल थी, तो इसलिए उन्होंने इसको नाम अर्ध कथानक दिया। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न 16वां क्या कहता है? किस युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार है? किसी युक्ति से समर्थित, कोई युक्ति देकर फिर उसका समर्थन करके जब कोई बात कही जाती है तो उस अलंकार को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। बिल्कुल ठीक है ये आपका। उसके बाद अगला देख लीजिए, मनमाना में कौन सा समास है? अब यहाँ पर मनमाना के अगर समास तो मन के मानने के अनुसार, मन मानने के अनुसार आएगा ये, और जब के अनुसार किसी समास में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास होता है, क्योंकि एक मन जो है यहाँ पे मन संज्ञा रूप में आकर भी यहाँ पर अव्यय का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? अव्ययी भाव समास हो गया। उसके बाद अगला है हमारा प्रश्न, क्या कहता है 18वां प्रश्न, कतर बयोत में कौन सा समास है? अब अगर हमें ये पता हो, कतर का मतलब काट छाट करना और बयोत का मतलब बचाना, तो यहाँ पर काट कर बचाना, काटना और बचाना दोनों चीजें एक दूसरे की अलग वो पूरक होगी, तो काटना और बचाना अगर विग्रह करेंगे तो ऐसे होगा, तो ये हमारा हो गया क्या? द्वंद्व समास। यानी कि कतर बयोत में क्या आ जाता है हमारा? द्वंद्व समास में क्यों? बचा बचा कर बयोत करना मतलब बचाना और कतर मतलब काट करना, तो ये इस कारण कतर और बयोत यहाँ करके इसको हम द्वंद्व समास कहेंगे। उसके बाद 19वां देख लीजिए हमारा क्या कहता है? भारत में हिंदी को संविधान की किस भाषा के अंतर्गत राजभाषा को घोषित किया गया? अब ये मैंने कई बार बात कर ली तो अब ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगी। 343.1 जो है ना उसके आगे पॉइंट बांट दिए जाते हैं, भाग आगे 1 2 3 4 5 इतना करके। तो अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली क्या है? सबसे अधिक प्रमुख बोली की यदि बात करें पश्चिमी हिंदी की, ब्रज भाषा और खड़ी बोली इन दोनों का जिक्र होता है, फिर भी हम खड़ी बोली की ज़्यादा चर्चा करते हैं। यहाँ पे खड़ी बोली सबसे ज़्यादा चर्चित है। उसके बाद अगला लगा लीजिए, ब्रज भाषा का क्षेत्र भी विकसित है इसको बोलने वाले, लेकिन इसको बोलने वाले अधिक है, इसलिए हम इसका जिक्र करेंगे यहाँ पे। उसके बाद अगला है, अगला क्या कहता है? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मैंने आपको पहले भी बताया था, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांटने के लिए आपको क्रिया लगानी पड़ेगी और इसी आधार पे आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को छांट पाओगे। तो दया आ गई, निर्धनता भरी पड़ी है, दुर्घटना हो गई, तो बुढ़ापा छा गया, गया यानी कि पुल्लिंग क्या हो गया? सी ऑप्शन रहेगा हमारा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए 22वां प्रश्न, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये बिल्कुल आशीर्वाद। आप बोल के देखिए, जो सिर के ऊपर रह चढ़ता है हमारा, कोई भी जो सिर के ऊपर लगता है वो रह उस वर्ण से, जिस वर्ण पे लगा उससे पहले उच्चारित होता है, तो आशीर्वाद हमारा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके बाद 23वां देख लीजिए क्या कहता है? महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का महाश्वेता, महाश्वेता श्वेत वस्त्र पहनने वाली है, इसलिए महाश्वेता भी कहते हैं उनको, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सरस्वती का पर्यायवाची। उसके बाद मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? अब मोर के पर्यायवाची की बात करें तो कलापी, तड़ित, तड़ित तो तालाब होता है, विशिख, शिख तो मोर होता है, विशिख नहीं होता, विलक्षण भी नहीं होता, तो कलापी जो है यहाँ पे मोर का पर्यायवाची है। उसके बाद अगला देख लीजिए, उपतय का विलोम क्या होगा? उपतय मतलब ऊपर का कम यानी कि, और अधिकतय मतलब अधिक, या तो ये आ जाएगा हमारा सी आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी है इसका। उसके बाद 26वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घोड़ा, घोटक बिल्कुल है, सैंधव ऐसव सारा है, यातुधान नहीं होगा घोड़े का। 26वां प्रश्न हमारा यातुधान का जो है, बिल्कुल यातुधान का मतलब होता है राक्षस, यानी कि राक्षस का जो है वो क्या होता है? ऑप्शन यातुधान भी होता है। उसके बाद अगला लगा लीजिए, पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है? पाश्चात्य का यदि विलोम करेंगे हम तो पूर्वीय आएगा। पाश्चात्य मतलब पाश्चात्य से पौर्वात्य नहीं होता, ये ध्यान रखना, ये पूर्वीय आएगा पाश्चात्य का विलोम। उसके बाद अगला देख लीजिए,
देवताओं के उपवन को क्या कहते हैं? नंदन कानन, अशोक वाटिका, स्वर्ग कोई नहीं। स्वर्ग तो रहने का स्थान है, अशोक वाटिका जो है एक विशेष रावण का जो बगीचा था उसको कहा गया था। तो देवताओं के उपवन को नंदन कानन कहते हैं, यानी कि ये ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद 29वां देखिए, कारतूस किस भाषा का शब्द है? अब कारतूस की यदि बात करें तो यहाँ पर जो है हमारी भाषा जो है वो कौन सी है? फ्रेंच है। ये फ्रेंच नहीं है, फ्रेंच भाषा का शब्द है कारतूस, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे शब्द दूसरी भाषाओं से भी लिए गए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? हमें शुद्ध वाक्य मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई। ना तो मेरी आएगा, ना मेरा प्राण निकल गया आएगा, ना मेरा प्राण निकल गया आएगा, मेरे प्राण निकल गए। ए ऑप्शन जो है ठीक आएगा, क्योंकि प्राण हमेशा बहुवचन में, प्राण जो है उसका उच्चारण हमेशा बहुवचन में होता है, ये ध्यान देना। तो इसलिए मेरे प्राण निकल गए, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला देख लीजिए, 31वां प्रश्न क्या कहता है? अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। ये तो हमारे यहाँ हरियाणा में तो ये पंक्ति जो है ना बार बार कई बार इस्तेमाल होती है, घरों में भी वो ऐसे बोल देते हैं कि खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं है, यानी कि खुद मरे बिना स्वर्ग को नहीं, हरियाणा वाले तो ऐसे बोलते हैं भाई। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अभिप्राय क्या है? स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में बढ़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये ऑप्शन जो ना प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, सही तो ये है इसका। लेकिन अगर ये भी देखिए इसमें डाउटफुल सा है, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, ये वाला भी इसका ऑप्शन रहेगा। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जो सार गर्भित जो इसका है वो यही है कि प्रयत्न करे बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला क्या है? कला परिच्छेद के लेखक का नाम बताइए। दंडी बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन है इसका, दंडी है। उसके बाद 33वां प्रश्न कहता है, ये कई बार हो गया लेकिन इसमें अलग अलग चीजें पूछी जाती है। उत्तर रामचरित्र में का प्रधान रस क्या है? इसमें रस पूछा गया है। अगर उत्तर रामचरित्रम की बात करें हम, तो इसका प्रधान रस जो है वो शांत रस है, शांत रस है ज्यादातर इसमें। उसके बाद अगला देख लीजिए, यदि ई उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो परिवर्तन क्रमशः है यह व र हो जाता है, उसमें कौन सी संधि होगी? बिल्कुल सही बात है, ये होगी हमारी यण संधि होगी। जैसे देखिए हम लेते हैं जैसे इति प्लस आदि, तो यहाँ पर ये जो है यह में बदल जाएगा तो हमारा बन जाएगा इत्यादि, ठीक है। इसी प्रकार जो है ना दूसरे कर सकते हैं हम ऊ और री वाले, तो ये हमारा यण संधि है। उसके बाद संधि की एक बहुत अच्छी सी वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर आपकी रुचि हो तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हो। और इससे पहले कि आगे बढ़े, उम्मीद है कि आपने लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर दिया होगा नए बंधुओं ने, और शेयर तो अवश्य कर दिया होगा। शेयर जरूर करो अपनी ये सारी वीडियो, क्योंकि अपने सगे संबंधी मित्र बंधु जो भी आपके जानने वाले हैं, आप उनको भी इसका लाभ दो ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। और आप लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसको बुरा लगेगा? आप लाइक करोगे तो इसका मतलब आप मुझे पसंद कर रहे हो, पसंद कर रहे हो तो मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आ रही हूँ। चलिए जी आगे देखते हैं। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, बिल्कुल ठीक है। मन है प्लस क्या हो जाएगा? मन है प्लस विज्ञान। अब यहाँ पर जो था वो क्या था? ए के बाद विसर्ग और उसके बाद कोई भी अलव है, यानी कि अंतस तीसरा चौथा वर्ण आ जाए तो वो क्या ओ में परिवर्तित हो जाता है। इस नियम के अनुसार विसर्ग संधि आएगी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगला क्या कहता है कि ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किससे माना जाता है? इतिहास लेखन की परंपरा बहुत ही अच्छी सी बिल्कुल डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि शुरुआत में मेरी मंशा यही थी कि मैं पूरे चैप्टर अच्छे से पढ़ा के डिटेल में वीडियो बनाऊं, लेकिन समय बीतता चला गया और इतना समय नहीं था, इस कारण प्रश्नोत्तरी उठाई हमने। और एक ये पता नहीं सौभाग्य की बात है क्या या दुर्भाग्य की है कि हमारे जो देखने वाले हैं वो भी प्रश्नोत्तरी ही ज़्यादा देखते हैं, और जो ज़्यादा डिटेल में वीडियो करा रखी है वो यूँ लगता है कि ये समय का जो है वो ऐसे ही वो कर रखा है कि भाई ज़्यादा समय लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बेसिक नॉलेज तो बेसिक होती है, आपकी मर्जी, वो तो हमारी देखिए जैसे जैसे हर एक की अपनी मनस्थिति होती है। लेकिन प्रश्नोत्तरी से यूँ होता है कि प्रश्न याद हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी बात भी मैं मानती हूँ। तो देखिए हम आगे अगर आप देखना चाहो तो बहुत ही विस्तार पूर्वक हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा मैंने करवाई हुई है, शुरुआती वीडियो में आप देख सकते हो। तो गारसादा तासी बिल्कुल है,
देखिए गारसा दातासी ने जो है वो इकट्ठे बहुत सारे कवि कुवि लेखक सारे इकट्ठे कर दिए थे, तो रॉ मटेरियल कहते हैं वैसे तो उसको, लेकिन ये एक जो ना फ्रेंच विद्वान थे और फ्रेंच भाषा में ही लिखा था इन्होंने। तो ये गारसा दातासी ने ही लिखा था पहला जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है। उसके बाद तो जॉर्ज ग्रियर्सन का जो था उसको जो है इन्होंने 11 भागों में बांटा, अपने लिखा इन्होंने जो ना लगभग 5000 के करीब कवियों को उसमें जो ना रख दिया अलग अलग उसके अनुसार। सबसे सारगर्भित जो माना जाता है वो रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है। मिसर बंधुओं ने भी जो है वो दो पार्टों में लिखा अपना हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये जो न सबके नाम इतिहास लेखन वाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनका मान्य है और शुरुआत जो है वो गारसा दातासी ने की थी। तो बिल्कुल सही है हमारा ये। पहले गारसा दातासी आगे, फिर शिव सिंह सरोज आगे, फिर हमारे जो है ना मिसर बंधु, फिर हमारे रामचंद्र शुक्ल जी, फिर राम कुमार वर्मा जी अलग अलग। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सहजयान जो है एक वज्रयानी और एक सहजयानी जो है ना, दो शाखाएं निकली थी बौद्ध धर्म की, और उसमें से जो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं जो जैनी थे, सॉरी एक जो है ना जो हमारे जो सरहपाद सिद्ध कवि जो थे, सिद्धों में से सरहपाद थे, इनका जो है इनको माना जाता है। उसके बाद अगला देख लीजिए, संदेश रासक के रचयिता कौन है? मीर खुसरो अब्दुल रहमान। बिल्कुल संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान की रचना है। अब्दुल रहमान भी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाती है, अच्छे से इसको याद कर लो आप। उसके बाद अगला है हमारा, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर परंपरा के अंतर्गत जो है ना भ्रमर गीत की रचना की थी तुलसीदास जी ने भी। अब वो भ्रमर गीत जो है वो क्या था, उसका नाम क्या था? कृष्ण गीतावली था। सूरदास से प्रभावित होकर लिखा था इन्होंने, और ये ब्रज भाषा में लिखा था, ये ध्यान देना। 3-4 रचनाएं हैं तुलसीदास जी की भी ब्रज भाषा में। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, भक्त को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसारी गयो हरि नाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? अगर हम इन पंक्तियों की बात करें तो हमारे जो है कुंभन दास जी थे वल्लभाचार्य के शिष्य, उनकी ये पंक्ति है कुंभन दास जी की। कुंभन दास जी ने इस प्रकार की बहुत सारी पंक्तियां लिखी है। उसके बाद आगे देख लीजिए 41वां प्रश्न क्या कहता है, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? ये प्रियसन नहीं है, ग्रियर्सन है, जी आएगा ये, जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है वो कहा था, प्रियसन नहीं है, ध्यान देना। इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग कहा था, भक्ति काल को। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानने वाले में भी कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है किसने कहा था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आता है इसमें। उसके बाद अगला है हमारा चंडी चरित्र जो है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह की, अर्जुन सिंह की, रामदास की, अंगद की। चंडी चरित्र की यदि बात करें तो 10वें गुरु थे सिखों के गुरु गोविंद जी, उनकी ये रचना है। 42वां प्रश्न हमारा चंडी चरित्र का ये ऑप्शन रहेगा। उसके बाद अगला देख लीजिए, मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती कई बार हो चुका है प्रश्न हमारा, फिर आ गया, चलो देख लेते हैं। मंजन की रचना है मधुमालती, ये हमारे सूफी कवि थे, उनकी रचना है मधुमालती। जो सूफी कवि है उनमें एक विशेषता है, उनकी ज़्यादातर रचनाएं नारी प्रधान जो है वो शीर्षकों से ली गई है। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार तुलसीदास जी है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके बाद अगला देख लीजिए, ज्ञान बोध के रचनाकार, ज्ञान बोध रचना किसकी थी? मलुकदास ने लिखी है ज्ञान बोध भी। उसके बाद अगला प्रश्न है, पद्मावत की विधा है, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान देने का प्रश्न है, पद्मावत किस विधा में लिखा गया है? अगर पद्मावत की बात करें तो जायसी का है पद्मावत, और अगर विधा की बात करें तो ये किस श्रेणी में आता है? महाकाव्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें महाकाव्य के सारे गुण हैं। उसके बाद जो है क्या है इसका, जो पद्मावत में लगभग पद्मावत के जो देखिए इसके खंड तो नहीं है, इसमें दोहों की बात है। अब दोहों की बात क्या है, इसके जो है प्रत्येक 7 चौपाई आती है और फिर एक दोहा आता है, तो इस प्रकार करके है, और इसमें लगभग 663 के करीब जो है दोहे है, तो आप लगा लो कि इतना बड़ा है ये। और इसमें अलग अलग जो ना चरित्र के अनुसार भाग बांटे गए हैं, वैसे 1 2 3 4 5 खंड ऐसे नहीं दिए गए, अलग अलग खंडों में वैसे बांटा गया है इसको, क्योंकि ये सूफी जो है वो काव्य धारा है उसके अनुसार ही लिखा गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन रहेगा डी, महाकाव्य की श्रेणी में आता है।
तो 47वां प्रश्न क्या कहता है हमारा, भंवर गीत परंपरा के भंवर गीत किसकी रचना है। भंवर गीत की यदि हम बात करें 47वें प्रश्न की, तो ये नंददास ने लिखा है। भंवर गीत, भंवर गीत, भांवर गीत, इस प्रकार करके अलग अलग नाम दिए। नंददास का है भंवर गीत। जो नंददास की जो गोपियां है ना, देखिए सूरदास की गोपियां हैं वो क्या है, वो इतनी ज्यादा दबंग नहीं है, लेकिन नंददास की जो गोपियां हैं वो बहुत ही ज्यादा वाकपटु है और वो ज्यादा चतुर है सूरदास की गोपियों से भी ज्यादा, तो भंवर गीत में उन्होंने दिखाया है। उसके बाद अगला देखिए, विनय पत्रिका की भाषा कैसी है। विनय पत्रिका मैंने पहले भी बताया, तुलसीदास का कहते हैं भगवान के नाम एक चिट्ठी है, एक पत्र है जो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी थी उन्होंने। उसके बाद अगला है 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ जी की है। गोस्वामी गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की और 200 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से जीवन वृत्त है, कहानी वृत्त, हाँ जीवन वृत्त है। ये अलग अलग, एक में तो 252 की और एक में जो 84 वैष्णवों का जीवन वृत्त है, उनमें जीवन के बारे में दिया है। उसके बाद अगला देखिए, सुदामा चरित के लेखक कौन है। नंददास जी ने लिखा सुदामा चरित, नंददास है सुदामा चरित के लेखन। कालिदास हजारा की रचना किसने की थी, स्वयं कालिदास जी ने की थी, बी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए 52वां, सुजान सागर के लेखक कौन है। सुजान सागर जो है घनानंद बोधा ठाकुर आलम घनानंद की रचना सुजान सागर। ये इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार पहले भी, आगे रीतिकालीन कवि हमारे घनानंद जी है और उनकी रचना सुजान से, उनको जो है ना सुजान नाम से उनकी रचनाएं हैं, क्यों है वो भी मैंने पहले बताया था एक बार आपको। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम की फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, इसके टीकाकार कौन थे। आनंदलाल टीकाकार, मतलब उसका जो है वो रूपांतरण सा किया गया, यूं मानो आप, अनुवाद टाइप का होता है टीका। तो बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई लिखी, ये आनंद लाल वर्मा ने लिखी, बी जो है ऑप्शन रहेगा इसका। तो किसान के रचनाकार कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय ये। किसान की यदि हम बात करें तो ये क्या है हमारा, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, किसान की रचना किसने की। तो ये ए ऑप्शन रहेगा, मैथिली शरण गुप्त ने की किसान की रचना। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है। 55वां प्रश्न हमारा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, इनमें से कोई नहीं। 55वें प्रश्न की यदि हम बात करें तो ये जो है हमारा, इनमें से कोई नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये रचना है किसकी, ये रचना है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। सी ऑप्शन रहेगा इसमें से, ये गलत है, ये नहीं आएगा, सी ऑप्शन आएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, उन्होंने लिखा है उर्मिला प्रबंध काव्य, उनका है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए 56वां, कलाधर नाम से कविता लिखने वाले का नाम बताइए। कलाधर नाम से लिखते थे जयशंकर प्रसाद जी, तो ये बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन इसका। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अपराजिता के लेखक का नाम बताइए। यानी कि अपराजिता किसने लिखी, रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है ये। तो अंचल दिया हुआ है यहाँ पे, रामेश्वर शुक्ल अंचल पूरा नाम है इनका, अंचल की रचना है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। उसके बाद मुक्तिबोध किसकी रचना है, ना सॉरी मुक्तिबोध नहीं, प्रश्न हमारा कुछ और था। सागर मुद्रा के लेखक का नाम बताइए। सागर मुद्रा जो है गे जी ने लिखी है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा इसका। उसके बाद 59, बलदेव खटिक किसकी कविता है। लीलाधर जगुड़ी की रचना है बलदेव खटिक, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए क्या कहता है प्रश्न, आत्मजयी के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया है आपको, ये बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है, आत्मजयी किसकी रचना है, इसके लेखक का नाम है। और ये हम जब एनसीईआरटी के लेखक परिचय करे थे तब भी मैंने ये करवाई थी। तो कुंवर नारायण जो है इसके लेखक का नाम है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है। ठंडा लोहा, बंद गली का आखिरी मकान और जो नठेले पर हिमालय, सूरज का 7वां घोड़ा, इस प्रकार की जो चीजें हैं, लेख है या संग्रह है, वो किसके है, धर्मवीर भारती जी के हैं। उसके बाद अगला लगा लीजिए, अमन के राग के लेखक का नाम बताइए। अमन के राग जो है ना कविता है किसकी, शमशेर बहादुर जी की कविता है ये, सी ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद अगला देख लीजिए, उदय भानचरित के लेखक जिसका नाम क्या है दूसरा, रानी केतकी की कहानी, वो इंशाअल्लाह खां की है, उदय भानचरित के नाम से भी जानी जाती है। और उसका इसका दूसरा नाम है, मैंने पहले भी आपको बताया था, और ये मैंने जब शुरुआती हिंदी का विकास करवा रखा है उसमें भी बताया था कि किस प्रकार जो है 4 स्तंभ है हमारे गद्य का विकास करने वाले, जिन्होंने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उदय भानचरित रानी केतकी इंशाअल्लाह खान की है, जिसको हिंदी की पहली कहानी भी माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए 64वां क्या कहता है,
हिंदी के प्रथम गद्यकार किसको माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद, नहीं, लल्लू लाल है, इनको प्रथम गद्यकार माना जाता है। बिल्कुल ठीक है। देखिए ये जो ना गद्य के, हिंदी गद्य के विकास में 4 स्तंभ थे हमारे, कौन कौन से थे? अब लल्लू लाल ने जो है, कौन सी रचना थी लल्लू लाल की? इनकी रचना थी प्रेम सागर, जो इन्होंने लिखी थी गद्य में, प्रेम सागर थी। और इसके अलावा 3 और थे, 4 स्तंभ थे गद्य के। इंशाल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी थी जिनकी, सदल मिश्र, मुंशी लल्लू लाल और मुंशी सदा सुखलाल, ये हमारे 4 स्तंभ माने जाते हैं गद्य विकास के। तो इनकी लल्लू लाल नाम आएगा इनमें जो दिए हुए हैं इनमें से। उनके बाद देखिए कली कौतुक रूपक के लेखक का नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं, और प्रेमधन। तो इसका प्रताप नारायण जो है, प्रताप नारायण मिश्र है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा 65 का। उसके बाद 66वां प्रश्न देख लीजिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? अब ये तो बताने की बात नहीं है, बहुत बार आ चुका है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी के यदि पहले समाचार पत्र की हम बात करें तो क्या किसका नाम आता है? उदंत मार्तंड का, यानी कि उदंत मार्तंड है। लेकिन कब निकला था ये भी बताया है मैंने आपको, कब बंद हुआ था ये भी बताया है। और इसके अलावा जो है ना, संवाद, सारे पत्रों की बात कर लेते हैं हम। यदि संवाद कौमुदी की बात करें तो ये संवाद कौमुदी जो है 1821 में निकला, राजा राम मोहन राय, बंगाली में था संवाद कौमुदी। इसके बाद दिग्दर्शन जो था, ये भी बंगाली भाषा में निकला था, ये भी 1818 में ही निकला था ये दिग्दर्शन। और संवाद कौमुदी 1821 में निकला। अब निकला बंगदूत, बंगदूत जो था ये भी जो 1829 में निकला, और ये भी बंगाली में था। तो ये सारे बंगाली में थे। हिंदी का उदंत मार्तंड था, 1826 में निकला। तो सी ऑप्शन साप्ताहिकी पत्र था ये। तो आगे देखिए, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये कब निकला, कब कहाँ से निकला, तो कलकत्ता से निकलने वाले थे सारे। अब जो संवाद कौमुदी, चलो पिछले पे ही देख लेते हैं एक बार। संवाद कौमुदी और बंगदूत जो थे, इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। और जो था हमारा क्या, इसका उदंत मार्तंड था, इसके संपादक की बात हमने पहले बहुत अच्छे से डिटेल में कर रखी है, तो अब समय ना लगाएंगे। अगले पे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? परीक्षा गुरु को माना है, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। उसके बाद जो है ना, भाग्यवती और देवरानी जिठानी, नूतन ब्रह्मचारी, ये भी दूसरे अलग अलग हमारे लेखकों के उपन्यास है। सारे इंपॉर्टेंट है, याद जरूर करने आपने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकारी अपने पश्चात किस सौंपा? मतलब 1920 में जब इन्होंने छोड़ दी तो पंडित देवीदत्त शुक्ल ने उसका संपादन कार्य संभाला था 1920 के बाद। उसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र का विषय क्या है? संपत्ति शास्त्र। अर्थशास्त्र यानी कि अर्थ जगत से संबंधित संपत्ति शास्त्र इनके लेखन का, इनकी जो रचना है उनका नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम से मैं देख रही थी कि ये प्रश्न आया क्यों नहीं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बहुत ही अच्छे हमारे निबंध लेखककार है विद्यानिवास मिश्र जी, उनका है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। बिल्कुल सी ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद रजिया बेगम किसकी रचना है? किशोरीलाल गोस्वामी की। किशोरीलाल गोस्वामी का और भी कुछ था, पहले हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले ही। तो रजिया बेगम किशोरीलाल गोस्वामी की रचना थी। उसके बाद एक और आता है हमारा प्रश्न, चतुरी चुमार उपन्यास किसके हैं? जो ना चमेली की चोटी, चतुरी चुमार, याद आ गया होगा शायद आपको। निराला को हमने एनसीईआरटी की बुक के जो हम करवाए थे हमने लेखक और कवि, उसमें बड़े अच्छे से पढ़ा था इनको। तो ये निराला की रचना है। कुट्टी चाटन के उपन्यास के लेखक, उपन्यास के उपनाम से किस के व्यक्तिपरक निबंध छपे? यानी कि कुट्टी पुट्टन नाम से किस के व्यक्तिपरक छपे? आगे ने जो है कुट्टी पुट्टन नाम से जो ना उपन्यास में दिया, ये आगे आएगा, इसका भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगला देखिए 74वां, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह है। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध बड़े अच्छे हैं, बहुत ही सारगर्भित निबंध है, काफी चर्चित भी रहे इनके निबंध। और अगला प्रश्न क्या कहता है कि सुलोचना निबंध संकलन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, सुलोचना निबंध संग्रह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। सफेद कौवा कहानी के लेखक का नाम बताइए। अगर हम सफेद कौवा कहानी की बात करें तो इसके लेखक का नाम मंजुल भगत है, आधुनिक लेखक है मंजुल
बाबुल भक्त, उनकी रचना है सफेद कौवा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना गया है। यदि मौलिक उपन्यास की बात करें तो परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मांगा गया है, क्योंकि जो भाग्यवती थी उसमें जो थी वो किसी से प्रभावित कहानी थी, ऐसे बता दिया गया, उसको मौलिक नहीं माना गया, तो इस कारण परीक्षा गुरु ही मौलिक उपन्यास माना गया है। उसके बाद अगला देख लीजिए, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है। चंद्रकांत देवताले धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल की है, ये दोनों मोचीराम और पटकथा नाम से जो दोनों लेख है ये धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल के हैं। उसके बाद सरकटीला हास्य, ये जो है क्या था, इस प्रकार के तिलिस्म और अय्यारी से संबंधित और जासूसी उपन्यास, जो जासूसी उपन्यास के प्रणेता अगर कोई माने जाते हैं तो वो गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं। तो सरकटीला से उपन्यास इनका एक जासूसी उपन्यास है, तो ये गोपाल राम गहमरी का है। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, लालटीन की छत किसकी है के लेखक कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक चिथड़ा सुख, लालटीन की छत, परिंदे, इस प्रकार की ये रचनाएं किसकी थी, हमने +2 में पढ़ी भी थी, ये हमारा लेखक कहा था निर्मल वर्मा की रचना है ये। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला क्या कहता है, नौकर की कमीज के लेखक कौन है। नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल की है, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन है, अभी बात करके आई थी मैं और अभी आ भी गया इनका कहानी संग्रह, जिसकी हमने अभी बात की थी, कौन सा है, परिंदे इनका चर्चित कहानी संग्रह है, ये ऑप्शन रहेगा। उसके बाद देखिए, संदर्भ के लेखक कौन है। संदर्भ रचना है डॉक्टर विनय दूधनाथ सिंह, श्री राम वर्मा, 83वां प्रश्न हमारा, और इसका उत्तर 83वें का जो है ये थोड़ा सा डाउटफुल है यहाँ पर, जो मेरे हिसाब से तो डॉक्टर विनय का ही होना चाहिए ये, लेकिन इस बारे में मैं कंफर्म नहीं, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप देखना इसका कौन सा उत्तर मिलेगा इसका। समाधि लेख के लेखक कौन है। समाधि लेख किसकी रचना है, बिल्कुल सही है, श्रीकांत वर्मा की है समाधि लेख। उसके बाद अगला देख लीजिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक, ये तो प्रश्न शायद करवाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है हमें, यदि सरस्वती का नाम आता है तो एक ही नाम आता है, महावीर प्रसाद। उसके बाद शेखर जोशी की रचना मकान हत्यारे, कोशिका घटवार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोशिका घटवार शेखर जोशी की, तो ये कोशिका घटवार याद रखोगे आप, इसको इंपॉर्टेंट रचना है। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट प्रेमधन, ये जो न बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, इनका उपनाम है प्रेमधन, तो पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला क्या कहता है, विश्वामित्र नाटक के लेखक का नाम बताइए। विश्वामित्र नाटक के लेखक उदय शंकर भट्ट थे, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका भी। उसके बाद शिवा साधना नाटक किसका है, हरिकृष्ण का है, ये भी बिल्कुल ठीक है, हरिकृष्ण ने लिखा शिवा साधना। प्रसाद के जो नाटक है वो ऐतिहासिक नाटक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, दुर्वासामिनी, वो हमने पहले पढ़े हैं। सेठ गोविंद दास ने भी जो है वो सामाजिक नाटक लिखे। उदय शंकर भट्ट के जो है वो नाटक, इनका मुझे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। हरिशंकर का जो है वो शिवा साधना, यानी कि बी जो है हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर 90वां देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, जन्मेजय का नाग यज्ञ। अब ये पंत की निराला प्रसाद, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, जन्मेजय का नाग यज्ञ। किस प्रकार जो है जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित को बचाने के लिए नाग यज्ञ किया, वो एक उसके माध्यम से यहाँ पे बताया गया है अपनी रचना में उन्होंने। उसके बाद अगला देख लीजिए, गोदान उपन्यास, ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन यहाँ प्रश्न एक कोई और पूछा गया है। उनके जैसे हमारे प्रेमचंद जी की अधिकतर रचनाएं भी इसी प्रकार की होती है। पहले तो होती थी उनकी यथार्थोन्मुख आदर्शवादी, लेकिन जो बाद की रचनाएं हैं वो आदर्शोन्मुख ही यथार्थवादी है, तो इसलिए बी आएगा यहाँ पे। आदर्श भी स्थापित किया, लेकिन यथार्थ जो है इसमें उस पर खड़े होकर उन्होंने लिखी सारी रचनाएं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, रूपाब पत्रिका के संपादक कौन थे। श्री सुमित्रानंदन पंत थे रूपाब के संपादक, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन आएगा इसका, पंत। तो उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला क्या कहता है, आधा गांव उपन्यास, ये पहले भी आ चुका, रिपीट हुआ है। आधा गांव भारत पाकिस्तान बंटवारे पे है, राही मासूम रज्जा का है। माटी की मूर्तें की इस विधा में है। माटी की मूर्तें जो है एक रेखा चित्र है, बी ऑप्शन रहेगा, माटी की मूर्तें जो है ना। उसके बाद है हमारा रेल का विकट खेल नाटक के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेल का विकट खेल नाटक किसका, बालकृष्ण भट्ट का है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी आप ध्यान से इस रचना को करोगे, बालकृष्ण भट्ट का है रेल का विकट खेल। उसके बाद लाल तारा के रचनाकार कौन है। लाल तारा रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, ए ऑप्शन रहेगा इसका, ए सही है। उसके बाद अगला देख लीजिए, तुलसी चंदन घिसय के लेखक कौन है।
अब तुलसी चंदन घिसे जो है, यहाँ पर एक व्यंग्यात्मक लेख है ये भी, और ये हरिशंकर परसाई जी ने लिखा तुलसी चंदन घिसे। उसके बाद अगला देख लीजिए, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? रिपोर्टाज रांगे राघव, तूफानों के बीच, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा इसका। तूफानों के बीच रिपोर्टाज रांगे राघव का है, बी ऑप्शन है। उसके बाद अगला देख लीजिए 89वां, घुमक्कड़ शास्त्र, बहुत बार रिपीट हो गया, इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ये आप देख सकते हो। किसकी रचना है? राहुल शांकरत्यायन जी की रचना है घुमक्कड़ शास्त्र। उसके ये हमने एनसीईआरटी के जो मैंने कवि और लेखक कराए थे तब भी मैंने इसी बात पर जोर दिया था कि आप इसको बड़े अच्छे से करोगे, क्योंकि ये कई बार आती है घुमक्कड़ शास्त्र। उसके बाद है आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? पहले तो याद आता आवारा मसीहा है क्या? ये एक जीवनी है। किसने लिखी? ये विष्णु प्रभाकर ने लिखी। किसके जीवन पर है? शरद चंद्र के जीवन पर है। शरद चंद्र को आवारा मसीहा कहा उन्होंने। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे ये 100 प्रश्नों की सीरीज पूरी हुई। उम्मीद है आपने पूरी सीरीज देखी होगी, लाइक भी किया होगा, शेयर भी किया है। नहीं किया है तो अब कर दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए चलते हैं हम, सीरीज हमारी संपन्न हुई। आप करते रहिए, जो न लगे रहिए बिल्कुल, दिन दोगुने रात चौगुनी। बड़ा बैठ के इस सर्दी में पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अब मेहनत करोगे तो उसका फल जो मिलेगा वो बहुत ही मीठा मिलेगा। और पेपर के अगले दिन जो नींद आएगी उसके आनंद की तो आप अनुभूति बाद में ही करोगे। तो इस प्रकार चलते रहिए, लगे रहिए पूरे जोर शोर से। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।